नमस्कार, मैं अभय सर अभय एजुकेशनल क्लासेज में हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमारा जो चर्चा चल रहा था वो क्या था, व्यंजन टॉपिक पे चल रहा था। व्यंजन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो व्यंजन में कल हम लोग क्या क्या देख चुके हैं वो थोड़ा सा एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ मैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। यह स्वरों के अधीन होते हैं। क्लियर। इनका वर्गीकरण हमने देखा था। वर्गीकरण में क्या देखा था कि हमारा जो पहला वर्गीकरण हुआ था वो किस में था, वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन। दूसरा हमने किस में बांटा था, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा हमारा जो वर्गीकरण था व्यंजन का वो क्या था, ऊष्मीय या संघर्षीय व्यंजन। ऊष्मीय या संघर्षीय व्यंजन। चौथा हमारा जो था वो क्या था, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। पांचवा हमारा जो था वो कौन सा था, द्विगुण या इसी को कह सकते हैं गौड़ व्यंजन। गौड़ व्यंजन, इसके कई सारे नाम हैं, फिलहाल आप यही जाने। ठीक है। ये 5 भागों में हमने क्या किया था, व्यंजन को वर्गीकृत किया था, बांटा था। तो जिसमें हम लोग वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन पे चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद दूसरा हमारा अंतस्थ भी पढ़ चुके हैं हम लोग, ऊष्मीय व्यंजन भी पढ़ चुके हैं। चौथा हमारा जो आज पढ़ना है वो कौन सा है, संयुक्त व्यंजन। यानी ये 3 टॉपिक कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं संयुक्त व्यंजन पे। ठीक है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, आदि चीज़ों पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो हमारी अगली हेडिंग जो होगी वो क्या होगी, यानी नंबर 4, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। यहाँ देखिए संयुक्त का मतलब क्या होता है, मिला हुआ। संयुक्त रूप से या कह सकते हैं संयुक्त का मतलब क्या होता है कि कोई 2 चीज़ कम से कम, ठीक है, एक से अधिक, ठीक है, चीज़ें आपस में क्या हो, मिली हो, उसी को संयुक्त कहा जाता है। ठीक है। अब देखिएगा संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जब अलग अलग वर्ण मिलकर, यानी जब अलग अलग वर्ण मिलकर एक नए वर्ण का, वर्ण मतलब यहाँ जब अलग अलग वर्ण, यानी वर्ण से मतलब यहाँ पर व्यंजन से है। कौन से वर्ण, व्यंजन के। कौन से वर्ण, व्यंजन से, यानी एक नए वर्ण यानी व्यंजन का निर्माण करते हैं तो उसे हम कौन सा व्यंजन कहेंगे, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्लियर। इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से, जैसे आपका 6 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद ज है, उसके बाद आपका ये स्र है। क्लियर। ये 4 वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ देखिएगा संयुक्त एक बार फिर से समझते हैं। कह रहा है कि जब 2 अलग अलग व्यंजन, यानी जब 2 अलग अलग व्यंजन आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, यानी संधि करते हैं, और संधि करने के बाद यानी मिल करके एक नए व्यंजन का निर्माण कर देते हैं, तो ऐसे व्यंजन को कौन सा व्यंजन कहेंगे, संयुक्त व्यंजन कहेंगे। कौन सा व्यंजन कहेंगे, संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। ये 6, 3, ज्ञ और स्र। ठीक है। देखिए ये मिल करके किन किन वर्णों से मिल करके बने हैं ये चेक करते हैं। 6 जो हमारा 2 व्यंजनों से मिल करके बना है, एक तो क से प्लस ये मूर्धा स से, ठीक है। 3 हमारा जो बना है वो किससे मिला है, त से और र से। क्लियर।
जय देखिए यहाँ पर आज्ञा जो पढ़ते हैं हम लोग, ज्ञ से ज्ञानी पढ़ते हैं, इसका जो शुद्ध उच्चारण वैसे जय होना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं आज्ञा कहते हैं या ज्ञ कहते हैं। खैर चलिए, इसका जो बना है वो जय प्लस य से मिलकर के बना है, जय प्लस य, यानी जो इसका शुद्ध उच्चारण होगा वो क्या होगा, जय होगा। ठीक है। श्रय हमारा ये तालब विषय से और प्लस र से, इनसे मिलकर के, यानी आप देख पा रहे हैं कि दो वर्ण आपस में मिले हैं तब जाकर के हमारा एक नया वर्ण बना है। यानी जब दो व्यंजन आपस में मिले हैं तो हमारा एक नया व्यंजन मिलकर के तैयार हो गया है, और इसी को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्लियर। इतनी बात समझ। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। तो मेरे ख्याल से संयुक्त व्यंजन क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला वर्गीकरण क्या था हमारा, अगला जो वर्गीकरण था वो क्या था, द्विगुण व्यंजन था। क्या था, यानी पांचवा जो लास्ट वर्गीकरण हमारा था वो किस में था, द्विगुण व्यंजन, या इसी को कौन सा व्यंजन कहते हैं, गौड़ व्यंजन भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, उत्सृप है, उत्क्षेप्त है। ठीक है। तो लेकिन फिलहाल यही आप जानिए कि द्विगुण व्यंजन। ठीक है। देखिए, द्विगुण व्यंजनों की आवश्यकता क्यों पड़ी हमारी हिंदी भाषा को, ठीक है, और समृद्ध बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए अन्य वर्णों की भी आवश्यकता पड़ी, अन्य व्यंजनों की आवश्यकता पड़ी। तो जिसको 2 वर्ण और जोड़े गए, कौन कौन से, एक तो था ये ड़ और एक था ढ़। ठीक है। ये जो आप देखें ट वर्ग में ड और ढ आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसके नीचे जब बिंदी लगती है तो इसका उच्चारण जो होता है क्या होता है, ण की तरह होता है, और इसका ढ की तरफ होता है। ठीक है। क्लियर। इतनी बात समझ गए। इन यही दोनों कौन से व्यंजन कहलाते हैं, द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, भाषा को समृद्ध बनाने के लिए 2 व्यंजनों को और जोड़ा गया, जो ड़ और ढ हैं, ड़ और ढ हैं। क्लियर। यानी द्विगुण व्यंजन कौन से हैं, ड़ और ढ होते हैं। क्लियर। इन्हीं को क्या कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन या गौड़ व्यंजन कहा जाता है। ये वर्गीकरण हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए व्यंजनों की संख्या पे बात कर लेते हैं। किस पे बात करेंगे कि व्यंजनों की संख्या कितनी। यदि आपसे कोई पूछे कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो आप क्या बताएंगे। आपसे पूछा जैसे स्वरों की संख्या कितनी थी, 11 थी। यदि आपसे पूछे शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी थी, 10 थी। ठीक है। भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार कितनी है, 10 है, क्योंकि वो री को शुद्ध स्वर नहीं मानते हैं। ठीक है। और यदि आपसे वैसे ही नॉर्मली पूछे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है तो कितनी होती है, 11 होती है। और भोलानाथ तिवारी के अनुसार पूछे तो उनके अनुसार हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। क्लियर। इतनी बात समझ। अब आते हैं व्यंजनों की संख्या पे। ठीक है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या की यदि हम बात करें तो व्यंजनों की, देखिए व्यंजन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 33 होती है, 33 होती है। शुद्ध रूप से यदि व्यंजन की पूछे तो पूछेगा कि केवल व्यंजनों की संख्या पूछे तो अब कितने होते हैं, 33। कौन कौन से देखिएगा, मैंने कल आपको बताया था कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी थी, 25 थी। वर्गीय व्यंजन कितने थे, 25 थे। ये कहाँ से, क से लेकर के कहाँ तक थे, मैं, यानी इनकी संख्या कितनी थी, 25 थी। दूसरा हमने क्या बताया था आपको, अंतस्थ व्यंजन बताया था। कौन सा, अंतस्थ व्यंजन बताया था। इनकी संख्या कितनी थी, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी थी, इनकी संख्या क्या थी, 4 थी। कौन कौन थे, य था, र था, ल था और
वह था। क्लियर। और उसके बाद हमारा कौन सा था, ऊष्मीय व्यंजन था। ऊष्मीय व्यंजन था, इनकी भी संख्या कितनी थी, 4। कौन कौन से, तीनों श थे और कौन सा था, है था। क्लियर। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए, यानी देखिएगा 25 यानी 25 4 29 और 4 33, यानी ये तीनों मिला करके कितने हो गए, 33। यानी शुद्ध जो व्यंजनों की संख्या है हमारे कितनी है, 33। अब आप पूछेंगे आपने तो सर संयुक्त व्यंजन भी पढ़ाया है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, देखिए संयुक्त व्यंजन हमने जरूर पढ़ा, इनकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। क्लियर। कितनी होती है, 4 होती है। लेकिन आप देख पा रहे हैं संयुक्त व्यंजन अभी हमने आपको बताया है कि 6 किससे मिलकर के बना है, क और श से मिलकर के, तो जो कि ऑलरेडी इन व्यंजन में काउंट हो चुके हैं, ठीक है। आपका त्र किससे मिलकर के बना है, ये त और किससे मिलकर के बना है, र से, जो कि ऑलरेडी इसमें काउंट हो चुके हैं। आपका कौन सा था, गया था, ये क्या, ज प्लस और य से मिलकर के बना है, ज प्लस य से मिलकर के बना है, जो ऑलरेडी काउंट हो गया है। आपका स्र भी किससे मिलकर के बना है, स प्लस रह से। ये देख पा रहे हैं आप, ये जो यानी इन्हीं वर्णों में से मिलकर के एक नए यानी संयुक्त व्यंजनों का नृत्य, इसलिए व्यंजनों की संख्या में, शुद्ध व्यंजनों की संख्या में इनका काउंट नहीं होता है, इनकी काउंटिंग नहीं होती है। इसलिए आपसे पूछे कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 33 होती है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, तो 33 और 4 ये थे, 33 और 4 कितने हो गए, 37 हो गए। क्लियर। 37 हो गए। और प्लस द्विगुण व्यंजन आपका था, द्विगुण, ठीक है, ड़ और ढ़ था, तो 37 प्लस 2 कितने हो गए, 39 हो गए। कितने हो गए, 39 हो गए। क्लियर। आपसे कोई पूछे कुल वर्णों की संख्या, कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप कितना बताएंगे, 39, ठीक है, 39 होते हैं। क्लियर। इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे चर्चा करते हैं, थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा देखते हैं ल को क्या कहते हैं और र को क्या कहते हैं, ठीक है। या ऊपर कर सकते हैं ऐसे आप, र को और ल को। देखिए र को क्या कहा जाता है और ल को, इसको प्रकंपी, प्रकंपी, और ल को क्या कहा जाता है, पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब क्या होता है, बगल में। पार्श्विक का मतलब क्या होता है, बगल में, ठीक है। इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ल का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा जो होती है वो क्या कर, ल जैसे बोलेंगे आपका दंत इसके मसूड़े से टच हो जाएगी, और आपकी हवा जो यानी प्राण जो होता है, यानी फेफड़े से जो हवा निकलती है वो कहाँ, वो बगल से निकल, यानी जिह्वा के बगल से निकल जाती है इसके उच्चारण करने में, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, पार्श्विक व्यंजन पड़ा, ठीक है। इसी को प्रकंपी या लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। र को क्या कहते हैं, प्रकंपी और लुंठित, इसका नाम है। क्यों है, क्योंकि देखिएगा इसका उच्चारण करने में, लुंठित मतलब होता है लुढ़क जाना, ठीक है, लुढ़क जाना या मुड़ करके ऐसे लुढ़क जाना। क्लियर। र को उच्चारण करने में हमारी जिह्वा क्या होती है, मुड़ करके ऐसे बिल्कुल फटाक से ऐसे लुढ़क करके जाती है, ठीक है, उच्चारण र, ठीक है, र। और इसके उच्चारण में हमारी जिह्वा जो होती है क्या करती है, वाइब्रेट होती है, कंपन करती है, ठीक है, क्या करती है, कंपन करती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रकंपी या लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। क्लियर। इतनी बात समझ गए होंगे। ये आपका व्यंजन से कुछ व्यंजन हमारा आज ख़त्म होता है। अगली बार अगला जो टॉपिक हम चर्चा करने जा रहे हैं वो क्या है, अयोग वाह। अयोग वाह पे। क्लियर। अयोग वाह, क्योंकि हमने बताया था कि वर्णमाला को मुख्य रूप से कितने भागों में, 2 भागों में, स्वर और व्यंजन, यानी स्वर और व्यंजन में बांटा गया है। लेकिन सामान्य रूप से कितने भागों में, 3 भागों में। तीसरा हमारा कौन था, अयोग वाह था। क्या था, अयोग वाह था। क्लियर। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। चलिए
अयोगवाह देखते हैं क्या होता है, इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अब हमारा स्वर और व्यंजन पे चर्चा कंप्लीट हो चुका है कि स्वर किसे कहते हैं। एक बार फिर से हम आपको रिमाइंड करवा दे रहे हैं कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाएं उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है, ठीक है। इनकी संख्या 11 होती है। इनका वर्गीकरण जो किया है 6 प्रकार से किया गया है। किसके आधार, उच्चारण स्थान के आधार पर, जिह्वा के प्रयुक्त होने के आधार पर, संरचना या बनावट के आधार पर, ठीक है, मुखाकृत या ओष्ठाकृत के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। और इस प्रकार से हमारा टोटल वर्गीकरण 6 प्रकार से किया गया है, ठीक है। और दूसरा था मुंह के खुलने के आधार पर, जो लास्ट था हमारा। क्लियर, ये स्वर की बात हो गई। उसके बाद हम व्यंजन पढ़े हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। क्लियर, इनका वर्गीय ये कितने भागों में बांटे गए हैं, ये भी 5 भागों में। कौन कौन से, वर्गीय व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। क्लियर, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है आयोगवाह। कौन सा टॉपिक, आयोगवाह। चलिए आइए आयोगवाह पे हम थोड़ा सी चर्चा करते हैं। आयोगवाह को एक नाम और देते हैं, इसको स्वर मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं, समझिएगा। अयोगवाह क्या होता है, देखिए अयोगवाह क्या होता है। अयोग का अर्थ क्या होता है, समझिएगा। अयोग, जो योग्य ना हो, क्या हो, जो योग्यता ना रखता हो, ठीक है, काबिलियत ना रखता हो, अयोग्य हो, ठीक है। वाह का अर्थ होता है वहन करना। क्या होता है, वहन करना, यानी जो अयोग्यता का वहन, यानी जो काबिलियत का वहन करता हो, मतलब जो काबिल ना हो किसी चीज़ के, वही क्या कहलाता है, अयोग्य कहलाता है। और उसका अयोग्य का जो वहन वहन करता है, तो वो क्या कहलाता है, आयोगवाह कहलाता है। इसको ज़रा समझिएगा, इसका आयोगवाह, इनकी संख्या जो होती है कितनी होती है, पहले तो ये जान लेते हैं। आयोगवाह कौन कौन से हैं, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कौन कौन से, एक तो अंग होता है, दूसरा क्या होता है, अ होता है। इसका नाम क्या है, अनुस्वार है। क्या नाम है, अनुस्वार। और इसका जो नाम है वो क्या है, विसर्ग है। देखिएगा आयोगवाह की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कौन कौन से, अनुस्वार होता है और विसर्ग होता है, ये आपके अयोगवाह कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। देखिए इनका अयोगवाह नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या कि यह पहले तो क्या किए, स्वरों के पास गए, इन्होंने कहा कि ऐसा है, आप हमें समझने की कोशिश करिए। इन्होंने कहा कि आप अपने में शामिल कर लीजिए, हम भी आपके साथ रहना चाहते हैं। अब स्वर चूँकि भाई स्वतंत्र आदमी, बताइए जो स्वतंत्र रह चुका हो वो किसी बांधा में रहना चाहेगा क्या, नहीं रहना चाहेगा। तो स्वर ने क्या कहा कि ओहो यार, ऐसे कैसे हम आपको रख लें, आप तो हमारी योग्यता रखते ही नहीं हैं, आपका उच्चारण जो होता है बिल्कुल स्वतंत्र तो होता ही नहीं है, तो हम आपको कैसे रख लें। तो ये क्या होता है, स्वर लोग इनको यहाँ से निकाल देते हैं अपने पास से कि नहीं, हमारे पास जगह नहीं है, आप क्या करिए, कहीं अन्य जगह जाइए, ठीक है। अब चूँकि ये बेचारे मुंह उठा कर के वहाँ से चले आते हैं, ये कहते हैं अच्छा चलिए ठीक है, स्वर में नहीं मिला तो आते हैं व्यंजन के पास। किसके पास, व्यंजन के पास आते हैं। ये बोलते हैं ऐसा है व्यंजन भैया, स्वर ने तो हमको निकाल दिया है, कम से कम आप अपने स्थान पे रख लीजिए, कम से कम आप अपने में शामिल कर लीजिए। अब व्यंजन बेचारे कह रहे अरे बाप रे बाप, ये कैसे हो सकता है, जब स्वर ने आपको निकाल दिया है, अरे भाई जिसके सहारे हम लोग हैं वो ही आपको निकाल दिया है, तो हम उनसे दुश्मनी मोल लेंगे क्या। पता चले कि स्वर भैया हमसे भी नाराज़ हो जाए तो हमारी भी योग्यता मतलब खतरे में पड़ जाए, तो हम आपको नहीं रखेंगे। तो स्वर यानी इन दोनों को क्या, दोनों ने अयोग्य कर दिया कि आप हमारे योग्य नहीं हैं, ठीक है। यानी स्वर ने भी कहा कि आप हमारे योग्य नहीं हैं, हमारे काबिल आप नहीं हैं, और व्यंजन ने भी क्या कह दिया कि हमारे भाई आप काबिल नहीं हैं, आपका हमारे पास कोई स्थान नहीं हो गया। इनको क्या कहे, अयोग्य। अब ये दोनों बेचारे अच्छा अपना अपना वर्चस्व बनाए हैं और हमको कोई स्थान नहीं दे रहे हैं, ठीक है।
आप नहीं रहे तो हम अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, आप स्वर कहलाएंगे, आप व्यंजन कहलाएंगे तो हम भी अपना नाम रख रहे हैं, तो हमको आप अयोग्य ठहराएं तो हम यही अपना नाम ही वहन कर लेते हैं, अर्थ में ग्रहण कर लेते हैं। तो ये क्या करें, तो विद्वानों ने इसका नाम क्या कर दिया कि यानी अयोगवाह कर दिया, जो मतलब अयोग्य हैं, ठीक है, ना तो व्यंजन का अर्थ ग्रहण करते हो पूरी तरीके से, ना तो स्वर्ग में, तो दोनों जगह से अयोग्य हो जाने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया, अयोगवाह। ठीक है, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अयोगवाह, अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। पहले को क्या कहते हैं, अनुस्वार, और दूसरे को क्या कहते हैं, विसर्ग। क्लियर, इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी आपको कि अयोगवाह किसे कहते हैं। ठीक है, अनुस्वार का प्रयोग देखिए, इसका ये साइन होता है और इसका ये होता है। अब देखिएगा, अनुस्वार कहीं भी पूरा नहीं लिखा जाता है, इसका साइन ये होता है और इसका साइन ये होता है विसर्ग का। ठीक है, जैसे आपको मान लिया जाए लिखना है कंपन, एक शब्द लिखा है हमने, क्या लिखा है, कंपन लिखा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कंपन, ये भी सही मान। यहाँ देखिए, यहाँ तो पंचमा अक्षर पड़ा है, लेकिन यहाँ देखिए पंचमा अक्षर यानी पांचवा मैं, पै वर्ग का ही पांचवा अक्षर क्या होता है, मैं होता है, पै के पहले, इसीलिए आधे जो वर्ण का काम कर रहा है वो कौन सा कह रहा है, इसी वर्ग का पांचवा अक्षर। तो विद्वानों ने क्या कहा है कि पंचमा अक्षर, हम आगे आपको पढ़ाएंगे कैसे यूज होता है, उसके स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा, अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। आप वहाँ आपको आधा मैं लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसके स्थान पर यदि आप अनुस्वार लगा देंगे तो आपका काम बन जाएगा। क्लियर, देखिएगा कैसे, तो कंपन को आप देखिए, यानी आप इसका वर्तनी विश्लेषण करेंगे तो क्या होगा, क भी कौन सा है, क और प्लस क्या है, अंग, ये क और अंग मिल करके तभी तो बना कंग, कम। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, प है और प्लस अ है और प्लस न है और अ है। तो आप देख पा रहे हैं ये क्या हो रहा है, क में कौन सा है, अनुस्वार है, क्या है, अनुस्वार है यहाँ पर। ठीक है, तो अनुस्वार का प्रयोग ऐसे होता है। और विसर्ग आप जान रहे, इसका जो उच्चारण किस प्रकार होता है, हकार की तरह होता है, जैसे ह का उच्चारण होता है, इसे भी हकार की तरह उच्चारण इसका किया जाता है। क्लियर, विसर्ग। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे अयोगवाह क्या होता है। क्लियर, इतनी बात समझ गए। चलिए अब थोड़ा सा एक बात, वर्णमाला में आपने देखिए वर्णमाला में क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा सा वर्णमाला में आपने क्या पढ़ लिया, स्वर पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया, व्यंजन पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया, अयोग वाह पढ़ लिया। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, ये 3 चीज़ें। अब पूछे कि आपसे कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, हिंदी वर्णमाला में यानी कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे। सबसे पहले कितने स्वर थे, 11 स्वर थे। कितने व्यंजन थे, 33 थे। कितने अयोगवाह थे, 2 थे। क्लियर, अब जोड़िएगा 11 और प्लस 2 यानी 3 1 4 2, 3 1 4 और 2 6 और 3 1 4। यहाँ पर देखिएगा 46 वर्ण है, प्लस समझिएगा, प्लस क्या थे, 4 वर्ण किसके थे, संयुक्त व्यंजन थे, आपको हमने पढ़ाया था। ये व्यंजन की संख्या हमने कितनी 33 लिया है, जो इसमें संयुक्त शामिल नहीं होता, संयुक्त के 4 थे, तो 46 4 कितने हो गए, 6 4 10 और ये 4 1 5 50 हो गए। उसके बाद हमने एक और पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, द्विगुण व्यंजन। क्या था, द्विगुण व्यंजन। क्लियर, द्विगुण, इनकी संख्या कितनी थी, 2। कौन से, ड़ और ढ़, यानी 50 और प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 52। क्लियर, इतने। इसके अलावा कोई और वर्ड बच रहा है, कोई वर्ड नहीं बच रहा है। ठीक है, अब देख पा रहे हैं, यानी वर्णमाला पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 52 होती है। कैसे, स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 13, अयोगवाह की संख्या 2, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 होती है। टोटल मिलाकर के आपका कितना हो गया, 52। ठीक है, इतनी बात समझ गए। ये आपके हो गए वर्णमाला से संबंधित कुछ टॉपिक। क्लियर, बस आज के लिए बस इतना ही।
इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ में, जैसे शब्दावली है जैसे सघोष है, अघोष है, अल्प है, प्राण है, महाप्राण है। इन तमाम चीज़ें तमाम टॉपिक पे चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट हमारा जो टॉपिक होगा, हम आपको सभी वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ाएंगे कि कौन सा वर्ण किस जगह से उच्चरित होता है। ये काफ़ी मोस्ट होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मान लिया जाए पूछ लेगा कि क वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है, और आपके ऑप्शन में दे दिया जाए, एक दे दे कि मूर्धा, दूसरा दे दे कंठ, तीसरा दे दे तालव्य, और चौथा इनमें से कोई नहीं, तो आप बताइए क का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? तो कंठ होगा। कहाँ होगा? कंठ होगा। तो इसी प्रकार से मान लीजिए सभी वर्णों का एक उच्चारण का स्थान होता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा कर लेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो